नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। साथियों, आज बारी है प्रैक्टिस सेट 25 की। साइंस से जुड़े हुए आर्मी भर्ती परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर आया हूं फिर से। आज प्रैक्टिस सेट 25 में आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी तक 24 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 से लगाकर 24 तक के सारे प्रैक्टिस सेट कवर कीजिएगा। दोस्तों, काफी ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को एग्जाम्स में। अगर सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देख लिए तो सारे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के वो यहीं से बनने वाले हैं। कॉपी निकालो आप जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय यहाँ पर कम है और काम है ज्यादा। दोस्तों, एग्जाम्स धीरे धीरे बहुत करीब आती जा रही है और आपको अपनी तैयारी को भी रफ्तार देना होगा। आप तैयारी को अपनी तेज कीजिएगा, काफी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट 25 हेडिंग डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में। आज के टॉप 15 क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके साथ। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट कौन सा पढ़ाने वाले हैं आपको। आज आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाले 25 वाला। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे आज के सेशन में। देखते हैं, शुरू करते हैं। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहां होती है? स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, ये प्रश्न है। मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस, और इस अर्थ की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट है जो इतनी हाइट पर है, इतनी ऊंचाई पर है, और इस ऊंचाई पर उपस्थित ये ऑब्जेक्ट है और यहां से इसको छोड़ा जाता है, मुक्त रूप से गिराया जाता है। आपको पता है कि जो वस्तु स्थिर होती है वहां पर स्थितिज ऊर्जा प्रेजेंट होती है। जब तक ये वस्तु स्थिर होगी, यहां पर स्थितिज ऊर्जा हाईएस्ट होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का योग यहाँ पर मान सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी? जब ये गिरने वाली होती है। जैसे जैसे ये वस्तु गिरती है और अर्थ के करीब आती रहती है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का मान सर्वाधिक होता है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कब होगी? जब ये गिरती है तब। गतिज ऊर्जा जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली होती है, उस वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है और इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाता है। जैसे जैसे गति बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है। तो यहां हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहां होगी? सभी जगहों पर समान। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा जब वस्तु को छोड़ा जाता है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी वहां पर हाई होगी और काइनेटिक एनर्जी लो होगी। अब यहाँ पर जमीन पर सबसे ज्यादा, तो जमीन पर सबसे ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, समझ में आपको यहाँ पर आ गया है। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जाती है, आपको बताना है। जल के अंदर हम किस धातु को डालें कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, तो बता देना है। ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम, चांदी, सोना और तांबा। दोस्तों, इनके संकेत आपको पता होना चाहिए। सोडियम का संकेत होता है Na, चांदी का संकेत होता है Ag, सोने का संकेत होता है Au या ओरम बोलते हैं, और तांबे का संकेत होता है कॉपर, क्यूप्रम बोलते हैं इसको। तो सभी के संकेत एग्जाम में आते हैं। आप सभी को ये जानकारी होगी। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है या अति क्रियाशील धातु मानी जाती है। तो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाली धातु कौन है? ये है सोडियम। सोडियम चाकू की सहायता से आसानी से कटने वाली धातु भी मानी जाती है और इसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, तो ये पानी पर तैरती भी है। अब दोस्तों, ध्यान रखना है, सोडियम को जैसे ही पानी में डाला जाता है ये इसका ऑक्साइड बना लेता है, यानी सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और यह ऑक्साइड ज्वलनशील होगा, यानी कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया देता है ताकि आग लग जाती है। आपने देखा होगा कई लोग जादू दिखाने के नाम पर सोडियम धातु को पानी में डालते हैं और आग लगा देते हैं सतह पर। इसका मतलब वहां सोडियम था। तो सोडियम पानी में जलता है, इस बात को आपको समझना है अच्छे से। और सेकंड थिंग, यहाँ पर जब ऑक्सीजन, पानी की जो ऑक्सीजन होती है, यानी H2O पानी का फॉर्मूला होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो सोडियम के साथ चली गई। अब यहाँ पर बचा कौन? यहाँ पर बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर पृथक हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे लिए सोडियम ही हो जाएगा कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना दी जाती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर
बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम के बारे में पता होना चाहिए, चांदी Ag इसको हम बोलते हैं, सोना Au होता है, ये उत्कृष्ट धातुओं की श्रेणी में आती है, और तांबा कॉपर होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिक बेल यानी कि विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट को लेकर एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैग्नेट्स में अगर हम लोग एक बार मैग्नेट देखें दोस्तों, एक क्षण चुंबक देखें, तो एक क्षण चुंबक के अंदर दो प्रकार के पोल होते हैं, एन और एस। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ये बार मैग्नेट होती है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों लाइंस को मिलाने वाले, इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन होती है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से जानते हैं, चुंबकीय अक्ष। अब यहाँ मैग्नेट जो होता है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, एग्जाम में कभी आ जाए कि प्राकृतिक चुंबक किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट होता है Fe3O4। इसका एक नाम है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट के नाम से जाना जाता है, ये प्राकृतिक रूप से चुंबक पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा चुंबक विद्युत घंटी में इस्तेमाल किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है अश्वनाल या घोड़े की नाल जो होती है, या फिर बार मैग्नेट यहाँ पर दिया है, या विद्युत चुंबक दिया है, या अस्थायी चुंबक। देखिए अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, तो अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझे कि अस्थायी चुंबक को बनाने में हम लोग किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है, यहाँ इस्पात और इनका उपयोग किया जाता है। तो इस्पात का उपयोग किया जा सकता है, इस्पात का उपयोग किया जा सकता है, इस्पात से हम लोग बनाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तीन ऐसे एलिमेंट हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनका प्रयोग करके चुंबक बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है इस बात को, ये तीन एलिमेंट अपनी नोट्स में आप लिख दीजिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो इनसे आप लोगों को ध्यान रखना है अस्थायी चुंबक का निर्माण हुआ। तो सही जवाब हम लोग देखें कि कौन सा चुंबक विद्युत घंटे में इस्तेमाल हुआ, तो ये आ जाएगा टेम्पररी मैग्नेट या फिर अस्थायी चुंबक। दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को हम ये भी कर सकते हैं कि कॉपर वायर को लपेटकर यहाँ पर विद्युत आवेश पैदा किया जाता है और विद्युत आवेश छोड़ा जाता है, तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो ये भी एक टर्म्स आएगा एग्जाम्स में, पूछा जा सकता है। तो अस्थायी चुंबक से विद्युत घंटी बनाई जाती है। सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स कब होता है, बताना है। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होगा, सोलर इक्लिप्स कब होगा। तो देखिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण को अगर समझना है, सूर्य के ऊपर ग्रहण, मान लीजिए यहाँ पर है सन, मान लीजिए यहाँ पर है सन और यहाँ है हमारी प्यारी सी अर्थ, प्यारी सी अर्थ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है मून। ये मून की हम बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की। जब ये चंद्रमा हमारी अर्थ के आसपास रोटेशनल मूवमेंट करता है, रिवोल्यूशन मूवमेंट करता है, तो ये जब चंद्रमा घूमते 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 यहाँ हमारे बीच में आ जाए, हमारे बीच में आ जाए, यानी कि सन और अर्थ के बीच में आ जाए, जिससे सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रॉपर वे में अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाता है और सूर्य ग्रहण हमें नजर आता है, सूर्य के ऊपर ग्रहण हो जाता है। तो जब अर्थ और चंद्रमा के, अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी का हिस्सा आ जाए, तो चंद्र ग्रहण होता है। ये दोनों बातें अपने कॉपी में आप लोगों को लिखना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण की स्थिति को आपको देखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पहले से आता है कि इंजन को ठंडा करने के लिए हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हम लोग बैटरी यूज करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक देके रखा है, रेडिएटर, बैटरी, गियर बॉक्स या फिर ओडोमीटर। दोस्तों ओडोमीटर यूज किया जाता है गति मापने हेतु, जो गति होती है ना, पहिए वाले जो पहिए होते हैं उनकी गति मापने के लिए, है ना, मापने हेतु। और अगर हम लोग बात करते हैं गियर बॉक्स, जहां गियर लगे होते हैं, और बैटरी जहां इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है, और रेडिएटर कूलिंग सिस्टम होता है यानी कि ठंडा करने के लिए, तो सही जवाब हो जाएगा रेडिएटर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो रेडिएटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग के लिए, इंजन को ठंडा करने के लिए। सही जवाब, सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 6, आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और आपको समझना होंगे। शीत ऋतु में या विंटर सीजन में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है आज के सेशन 25 में।
दोस्तों शेयर कीजिए सेशन को, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ ये सेशन है आपके लिए और सभी को इसका फायदा बराबर हो, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है आपका। तो खूब अच्छे से अपनी मेहनत जारी रखें, वीडियो को शेयर भी किए अपने दोस्तों के साथ में। तो ठंड के दिनों में हमें ठंडा कब ज्यादा महसूस होता है? तो क्या ये साफ मौसम में होगा, या जब बादल छाएंगे तब होगा, या आर्द्र मौसम में होगा, या अनाद्र मौसम में होगा? आपने अक्सर ये देखा है कि अगर ठंड के दिनों में बादल छा जाते हैं तो उस वक्त गर्मी होती है, इतनी ज्यादा ठंड का अनुभव नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हीट यहां से ट्रांसफर होकर एटमॉस्फेयर में जाती है, तो जो बादल होते हैं, ये बादल उष्मा के कुछ अलग होते हैं। ये इन्हें वायुमंडल से बाहर जाने से उस हीट को रोक लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बना रहता है और गर्मी होती है या फिर ठंड नहीं लगती। पर अगर मौसम साफ रहता है तो जितनी भी जो अवरक्त विकिरणें होती हैं जो अर्थ को गर्म करती है, वो सारी रिफ्लेक्टेड हो जाती है और यहाँ पर ठंड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा साफ मौसम में। तो साफ मौसम में ठंड का महसूस या अनुभव ज्यादा किया जाता है। तो ये यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों, मरीचिका या फिर मिराज बोला जाता है इसको, मिराज ऑफ डेजर्ट, प्रकाशीय दृष्टि भ्रम, एक प्रकार का दृष्टि भ्रम माना जाता है। ये किसके होने के कारण होता है, यानी कि कौन सी ऐसी घटना है लाइट का जिसमें प्रकाशीय, या इसको हम बोल सकते हैं मिराज या मरीचिका, ये होता है। तो दोस्तों यहाँ कई सारे क्वेश्चन आपको देके रखे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम एक प्रिज्म लेते हैं और इस प्रिज्म से सफेद कलर के लाइट को गुजारते हैं तो ये अपने सेवन कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम लोगों को विबग्योर या बैजानी हप्पी नाला प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गई है? तो जिस स्पेक्ट्रम में हम लोगों को यहाँ नीचे बैंगनी और ऊपर लाल रंग की प्राप्ति होती है, ये वर्ण विक्षेपण है या डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखे रखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाए। और इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे हीरे का चमकना। तो हीरा क्यों चमकता है? तो हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एग्जाम्पल है। वही मरीचिका हमने अभी जस्ट पढ़ा है इसको, मरीचिका जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो मरीचिका भी इसी का एक जवाब हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सही घटना हो जाएगी। कई बार आपको सड़कों पर पानी होने का भ्रम भी होता है, तो वो भी इसी की वजह से होगा। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे तारों का टिमटिमाना, ये मैं आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं। तारों का टिमटिमाना ये इसी घटना का एक एग्जाम्पल माना जाता है। प्रकाश बिखराव यानी कि ये प्रकीर्णन है, इसमें आकाश का नीला दिखना, आकाश का नीला दिखना ये एक बेस्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, आसमान का नीला रंग। तो ये प्रकाश के बिखराव की वजह से या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा, अगर आपने हल्का भी थ्योरी पढ़ा है तो आप यहाँ के प्रश्नों को लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई? सोलर सिस्टम को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ऑप्शन है यहाँ पर गैलीलियो या जेल बेर्ड है, कॉपरनिकस है, केपलर है। आपको पता है केपलर ने क्या दिया था? तो केपलर के द्वारा ग्रहों के गति नियम दिए गए थे, ग्रहों से संबंधित गति नियम। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो गति के नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए और ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा। वही अगर हम लोग बात करते हैं कॉपरनिकस की, तो इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सौर मंडल की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। तो आप केपलर को यहाँ पर गति के नियम मान लीजिएगा और कॉपरनिकस सौर मंडल की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छे प्रश्न है और एग्जाम सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है आपका। चलिए क्वेश्चन है यहाँ प्रतिबिंब से रिलेटेड है, लेंस और मिरर एग्जाम में आता है। उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? अब कई बच्चों को उन्नतोदर का मतलब ही नहीं पता होता है। तो दो प्रकार के शीशे या दर्पण होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है? दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका नाम होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये हो जाता है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर मींस हो जाएगा अवतल दर्पण। ये अलग अलग प्रकार के दो दर्पण होते हैं।
हम लोगों ने देखा है कि उत्तल दर्पण का यूज हम लोग ज्यादातर वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। और अगर हम लोग देखें वाहनों में हेडलाइट के रूप में, तो वाहनों में हेडलाइट के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, या फिर ईएनटी डॉक्टर आप लोग देख ले, ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर, आंख नाक गले के डॉक्टर सूक्ष्म निरीक्षण में कॉन्केव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस वाले दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं आभासी, आभासी व सीधे, आभासी और सीधा। और इससे प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक या रियल, वास्तविक और उल्टे यानी कि रियल और इन्वर्टेड, यहां बनेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सही जवाब होगा, देखिए सीधा इमेज का, उल्टा आप हटा दीजिए, उल्टा आएगा ही नहीं, हाँ क्योंकि अवतल दर्पण नहीं पूछा है, सीधा आएगा, पर सीधे के साथ वास्तविक नहीं आ सकता, तो यहां आ जाएगा अप्रतिबिंबित या आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब इस प्रश्न के लिए। शायद आप लोगों ने पहले से सोच लिया होगा, बी को हम लोग यहां पर लॉक करने वाले हैं। आप इस प्रश्न के लिए सही जवाब बी को मानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है बताइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सभी से आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आप कितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे, इसे डिटेल नोट्स के साथ में भेजें ताकि हम आपके जवाब पढ़ सके। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, ये पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, जिसे लाइम स्टोन में के नाम से भी जाना जाता है, लाइम स्टोन या चूना पत्थर। दोस्तों ध्यान रखना है, जब इसे हम लोग तोड़ते हैं, CaCO3 को तोड़ते हैं, तो यहां से CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है। तो हमसे शायद यही पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, इसे हम गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ये मैंने आपको समझाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या के रूप में किसने अरेंज किया था, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के अगर हम लोग देखें, आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है, मेंडलीव। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं हेनरी मोसले। हेनरी मोसले को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है। अब दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मेंडलीव ने अपना जो परमाणु सिद्धांत जो वर्गीकरण दिया था, ये परमाणु भार के आधार पर दिया था, एटॉमिक मास के आधार पर दिया था। एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने अपना तत्वों का वर्गीकरण किया। और जबकि मोसले की हम बात करें तो परमाणु क्रमांक के आधार पर या परमाणु संख्या के आधार पर इन्होंने क्लासिफाइड किया। तो ये ऑथेंटिक माना गया। दोस्तों इसमें कई सारी त्रुटियां थी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, ये आपको समझना है। तो बताइए मुझे परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में, तो परमाणु भार यहां पर ऑप्शन हो जाएगा मेंडलीव यानी ऑप्शन नंबर ए। और मोसले ने यहां पर दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम यहां पर दिया था। अष्टक नियम आप अच्छे से पढ़ के रखें, अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। और एक चीज और एग्जाम में आती है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो त्रिक नियम का प्रतिपादन किया जाएगा डोबे राइनर के द्वारा, डोबे राइनर के द्वारा। ये आवर्त सारणी के टॉप क्वेश्चन जो मैंने यहाँ इस शीट्स में डिस्कस किए हैं, आप सभी क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर एंट्री करें। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से आपके एग्जाम में। तो सही जवाब हो गया परमाणु भार हमारा, ऑप्शन नंबर ए मेंडलीव। चलिए क्वेश्चन 12 है, इनमें से कौन सा ईंधन के लिए उपयोगी है, आपको बताना है कि फ्यूल के फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, एज अ फ्यूल हम किसका यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फ्यूल के फॉर्म में नहीं होता। CH3, यहाँ CH3 होना चाहिए, CH3 COOH नहीं होता। ये क्या है, C4H, H10 होना चाहिए, ये यहां से हटा दीजिए। हाँ यहाँ लिखा है C4H10, और C4H10 फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। और ब्यूटेन एक ईंधन है, दोस्तों ध्यान देना है, एक एल्केन में ईंधन है हाइड्रोकार्बन। ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो लिख दीजिएगा ब्यूटेन यानी C4H10 किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का।
C4H10 जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी। दोस्तों जब अच्छा लेवल पर पेपर जाएगा तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न जो रिएक्शन को लेकर हैं आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करवा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देता हूं, तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा MgCl2 MgCl2 और MgCl2 बनकर यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब अम्लों की क्रिया धातु से करवाई जाती है, अम्लों की क्रिया धातु से करवाई जाती है, धातु पर अम्ल की क्रिया करवाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल दर्पण का उपयोग किस हेतु किया जाता है। अभी मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस दर्पण अच्छे से समझाएं, अच्छे से मिरर हम लोग समझाएं। तो हमने देखा है यहाँ पर उत्तल दर्पण में डॉक्टर के हेडलैम्प, डॉक्टर के हेडलैम्प, वाहनों के हेडलैम्प होना चाहिए। इसके बाद खोज प्रकाश यानी सर्च लाइट के रूप में भी हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं। कार की हेडलाइट में भी अवतल का उपयोग किया जाता है, पर ड्राइवर की सीट के बगल में यानी कि साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे उत्तल दर्पण का। दोस्तों ये सभी जो यूजेज है ये सभी किसके हैं, अवतल दर्पण के। आप ये भी लिख लें कि ये अवतल दर्पण के उपयोग है और अवतल दर्पण आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कॉनकेव मिरर। तो आज के प्रैक्टिस सेट 25 का अंतिम प्रश्न है और जो काफी इजी है कि सोडियम का संकेत क्या है। लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम अगर एग्जाम में आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 23। दोस्तों कहाँ रखते हैं इस मेटल को, तो इस मेटल को रखा जाता है मिट्टी के तेल या केरोसिन में, ताकि ऑक्सीजन से ना संपर्क हो पाए, और ऑक्सीजन के संपर्क में ये क्या करता है कि ये अपने ऑक्साइड बना लेता है जो उष्मा बहुत ज्यादा निकालता है और जलता है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं, आपके अच्छे कमेंट्स का हमें इंतजार है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।